नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का जो है आपका प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आपका ऑप्शन सर के द्वारा न्यू बुक निकाला गया है बिहार एसआई क्वेश्चन बैंक और ये आपका 3rd एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% पुस्तक जो है यानी जो प्रश्न है इसी पुस्तक से, मतलब 60% क्वेश्चन एक ठीक ठाक होता है, ठीक है, जो कि 60 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें और जो आपका येलो कलर दिख रहा है ये आपका न्यू सेट ऐड किया गया है इस बुक में। थोड़ा सा हम बुक का कंटेंट देखते हैं। ये आप बुक का कंटेंट देख सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 8 होने वाला है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो आपका 11 मार्च 2018 को प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। आज हम इसी को जो है पूरा पेपर देखने वाले हैं। क्वेश्चन पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये आपका पेपर है, आप यहाँ पे देखेंगे 11/3/2018 ये आपका प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा असम का है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। सतरिया जो है नृत्य शैली के विकास का श्रेय जो है 15वीं सदी के संत शंकर देव को दिया जाता है। यह 9 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा जो है विकसित व प्रसारित किया गया था। अगला है कि इसके कलाकार निम्न जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका आधार जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार की बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। अगला है ओडिसी। यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार की बात करते हैं सोनल मानसिंह, रानी कर्ण आदि। कथकली की बात करते हैं, केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके कलाकार की बात करते हैं तो बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और मृणालिनी साराभाई। कथकली यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ जो है कथा को नृत्य के रूप में कथक करना है। प्राचीन काल में कथक को कुलीश्वर के नाम से दोस्तों आपको जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार की बात करते हैं जैसे बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और मालविका सरकार। मणिपुरी, देखिए मणिपुरी नृत्य जो है भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल यानी मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बोले कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था सिंदरी में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन भारतीय है ना, चीन जो है चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना जो है 1951 में सिंदरी यानी तत्कालीन बिहार में किया गया था। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज उत्पादन क्षेत्र के लिए जो है यानी क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और राजमुंद्री की बात करते हैं तो राजमुंद्री गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है।
किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग हो। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक ही तत्व के उन परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ऐसे तत्व आइसोटोप या फिर समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसलिए उन्हें किसी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु आंशिक विसरण अथवा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ आदि भौतिक विधियों द्वारा जो है उन्हें अलग किया जा सकता है। आगे हमारा है कि प्राकृतिक आइसोटोप के अतिरिक्त उपयुक्त पदार्थों पर तीव्रगामी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों के बमबारी करके अधिकतम तत्वों के अस्थायी आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। इन्हें कृत्रिम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया है? आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। ये जो है सही आंसर होगा। देखिए, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किए गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म जो है आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने जो है अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह यानी खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं और गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना किया था। आगे प्रश्न है कि निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करके बताइए। इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी बोला कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। हिमालयी नदियां का उद्गम जो है स्रोत हिमानियों से होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं। भारत के अपवाह तंत्र, देखिए भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। यह बड़ी भू आकृतियों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्णन की प्रकृति व लक्ष्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। हिमालयी अपवाह की बात करते हैं, जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियां जो है द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां जो है 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण है ना वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियां जो है गहरे महागड्ढों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा जो है निर्मित है। महागड्ढों के अतिरिक्त ये नदियां जो है अपने वर्तमान मार्ग वी आकार की घाटी है ना वी आकार की घाटी जो है सिपरिकाएँ जो है जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है या फिर कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदान भागों में जमा करती है। अगला है कि हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, जैसे हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं तो यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी विश्व तंत्र की बात करते हैं तो अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है? तो ये आपको हो जाएगा 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल की दर्जा जो है हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त, जैसे लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा तथा इसके साथ ही किसी राज्यों से है ना राज्य या फिर राज्यों से लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतना होगा। लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। अगला है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में
मान्यता प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभिक चरण की बात करते हैं तो 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है वर्ष 1912 से 18 ईस्वी, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को जो है दूर कर दिया गया। अगला है कि नींबू बाजपो है ना, नींबू बाजपो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपको सिंधु नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कोयना नदी बात करें, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध जिससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे पेरियार, तो मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित यह गुरुत्वीय बांध है। इसका जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना की बात करते हैं तो व्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई की बात करते हैं तो यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाण सागर परियोजना की बात करते हैं तो सोन नदी पर स्थित है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट व वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था जो है कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा, ये नहीं किया गया है। बाकी समता सैनिक दल किया गया है, स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया है, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी किया गया है। देखिए, 1920 में द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया गया था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना भी किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासंघ की भी स्थापना किए थे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्य रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड है। जैसे अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जैसे आप देखेंगे 19A की बात करते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C की बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है यहाँ पर। आगे आप देखेंगे दोस्तों, तो आगे आपका जो दिया गया है 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19 का ई की बात करते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब देखिए नोट क्या दिया गया है कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। 19F संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन ने 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इससे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में दोस्तों रखा गया है। अगला है ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन नंबर सी होगा।
देखिए ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षयन होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। देखिए ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है 70 से 90% तरंगे छन जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र जो है सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1983 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण जो है फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन, टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होता है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित दोस्तों किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा दो है, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 और भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त, जैसे चीनी, रशियन और अरबी तथा स्पेनिश है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, जैसे इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार, जैसे महासंघ, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आगे क्या है, आगे प्रश्न है कि अगला हमारा पॉइंट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष, जिसे कासाबा कोरोसी हंगरी। 78वें की बात करते हैं तो 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो एंटोनिया गुटरेस हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करके बताना है, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए इंद्रावती की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। पेरियार दोस्तों आपका हो जाएगा केरल। सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह जो है हाथी अभ्यारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है, वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया जाना प्रस्तावित है। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। बात करेंगे हम कि भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिला है। भारत में जुलाई 2024 तक स्थिति के अनुसार 55 टाइगर रिजर्व यानी 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यानी राजस्थान में स्थित है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति जो है ज्ञात की जाती है। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में काम आने वाला जो है उपकरण है। अगला हमारा है हाइग्रोमीटर। इसके सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता जो है नापी जाती है। अगला हमारा है उद्योग और अवस्थिति, मिलान करना है। देखिए रेलवे उपकरण की बात करते हैं तो कोची, मोटर वाहन, एक सेकेंड, जो आपका रेलवे उपकरण है दोस्तों यह आपका हो जाएगा भिलाई होगा। मोटर वाहन जो है
है ना। मोटर वाहन ये आपका हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण आपका हो जाएगा कोची, और साइकिल जो है आपका लुधियाना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बस इसको पढ़ते हैं। देखिए, पोत निर्माण स्थल कोचीन, यानी कोची को अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड कायाल के मुहाने पर स्थित कोची पतन यानी केरल का प्राकृतिक पतन है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित किया गया है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय जो कि 56 से 61 योजना में जो है स्थापित किया गया था। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यह तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना आप सभी को पता है दोस्तों, साइकिल से संबंधित यहाँ पर देखिए लिखा गया है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनाई जाती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। अगला है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। आंसर होगा प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। जीवाणु पारिस्थितिकीय तंत्र में अपघट्य का कार्य करते हैं। ये मृद जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर और वलोस्ट्रीडियम राइजोबियम पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। वायुमंडल में 78% भाग जो है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। अगला कि हवा में परागण को कहते हैं क्या? तो इसको जो है हम वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, पौधे में प्रजनन अंग जो है मुख्यतः पुष्प से होता है। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, जिसे बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जयांक। पुष्प के पुमंग और जयांक प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्मक जिसे तथा जयांक में मादा युग्मक बनते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो है आपका जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे जो है परागण कहते हैं। अगला हमारा है कि परपरागण, जब एक पुष्प या जब पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे जो है उसे परपरागण है ना, परपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न है युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। इस पहल का उद्देश्य जो है युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। याद रखिएगा, केसर का मुख्य उत्पाद राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइवस है। इसका उपयोग जो है मक्खन आदि खाद्य द्रव्य में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को जो है जीआई टैग प्राप्त है। जीआई भौगोलिक संकेतक है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निस्यंदन हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय विधियां हैं, जैसे आरओ सिस्टम। इसके द्वारा जो है साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। अगला प्रश्न है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा।
यह व्यवस्था में सभी काम जो है ऑनलाइन होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए फार्मिक अम्ल जो है तीखी यानी गंधयुक्त रंगहीन द्रव है। यह जल, अल्कोहल, ईथर आदि में घुल जाता है। ग्लिसरॉन तथा ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल को 373 केल्विन से 383 केल्विन के बीच गर्म करके फार्मिक अम्ल जो है तैयार किया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए एथिल मतलब इसका जो है CH3COOH हो जाएगा। एथिक अल्कोहल को सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जो है ऑक्सीकृत करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। और एसिटिक अम्ल रंगहीन तीव्र गंधयुक्त द्रव्य है, इसका स्वाद खट्टा होता है। ठंडा करने पर यह जो है जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में, औषधि के रूप में, फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयन निर्माण के लिए आवश्यक सेलुलोज एसीटेट बनाने में और रबर के लेटेक्स को स्कंदित करने में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए सही क्या है, तो सही की बात करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसको। हम पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसलिए इसे जो है वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिण अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को जो है निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो आपको अंडमान में देखने को मिलता है। अगला है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसको समझते हैं। देखिए आइंस्टीन ने बताया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जो है किया जा सकता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्सिको। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी तथा किरिबाती। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, जैसे भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश जैसे मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश जैसे सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और गैबोन एवं युगांडा है। अगला है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर डी। देखिए विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था।
तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम U-235 या फिर प्लूटोनियम Pu-244 तत्व का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपन सीमर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी ड्यूटेरियम व ट्राइटियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा जो है 1000 गुना अधिक होता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया गया था। इसका कोड जो है आपका इस्माइल बुद्धा था, इस्माइल बुद्धा। अगला है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कर एवं लेखांकन से। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल्य है वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के बीच जुड़े मूल्य को निरूपित करता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जो है किया जाता है? तो ये आपको जगह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के जो है 4 प्रकार के साधन हैं। अगला है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर बी। महावीर के संवादों की भाषा जो है प्राकृत थी। प्राकृतिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम जो है प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे जो है प्राकृतिक साहित्य कहते हैं। पाली यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जिससे पूर्व में बिहार के पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसी भाषा में जो है बौद्ध साहित्य यानी त्रिपिटक की रचना किया गया था। संस्कृत या फिर भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई हैं। अगला है मगधी। देखिए यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा जो है 1988 में किया गया है या फिर हुआ है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 मई को जो है थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 18 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABC यानी रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। यह आपका घोषणा जो है 7 अगस्त 2017 को किया गया था। अगला है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ध्यानचंद पुरस्कार का जो गठन है 2002 ईस्वी में हुआ था। यह क्रीडाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें जो है नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए जो है दोस्तों दिया जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 1910 से 16 के बीच के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था
और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी जन्म हुआ है। अगला है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये आपको जगह स्प्राइट, ऑप्शन नंबर सी। भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर सेकंड को 20 नवंबर 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 1A यह भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसेट का हिस्सा था। अगला कि भारत में पहली बार किसने जो है वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल जो है मूल कारण दोस्तों माना था। अगला कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था उस टाइम? तो आपको जगह खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ उपनाम दिया गया है जैसे भगत सिंह जो है शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष या फिर सरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव, लाला लाजपत राय की बात करते हैं पंजाब केसरी या फिर लालाजी, गांधी जी जो है राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू जो है भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह की बात करते हैं तो बिहार विभूति हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो आपका देश रत्न या फिर अजात शत्रु, चित्तरंजन दास जो है देशबंधु, बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका जो कार्यकाल है 84 से लेकर के 89 यानी 89 तक था। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 51 के थे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह जो है 44वां संशोधन जो है किया था। अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निषेध तत्वों की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ से लिया गया बताइएगा? आयरिश यानी आयरलैंड। संसदीय सरकार जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा ब्रिटिश, और केंद्र संबंध जो है आपको कनाडा का संविधान से लिया गया है। अगला कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त जो है किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान समय में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का व्यवस्था जो है किया गया है, और इसका कार्य जो है संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना, ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की जो है आयु हो सकता है या फिर आयु तक होता है। अगला प्रश्न है सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो देखिए सरक्रीक विवाद की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का देखेंगे तो ए सही आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री पर पूरी तरह जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस। तो देखिए फ्रांस जो है पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जो है आपका पेरिस है, अच्छे से याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर आरंभ होगा। इसको याद रखिएगा, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा दोस्तों। अगला हमारा कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट जो है UNCTAD होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच आपका हो जाएगा। अगला हमारा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल की बात करते हैं तो उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। तांबा धातु का इसका जो है कॉपर पायराइट यानी कैल्कोसाइट से तांबा धातु का निष्कर्षण करता है। उत्पादक राज्य की बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान में खेतड़ी एवं सिंधाना के धान से तथा मध्य प्रदेश में तारेगांव एवं लिखा गया है मलज खंड से तांबा प्राप्त होता है। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में जो है टर्शियरी युग की संरचनाओं में मिलता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कुछ हम देख लेते हैं 1000 प्रति पे। जैसे गोवा की बात करते हैं 973, तमिलनाडु 996, सिक्किम आपका 890, कर्नाटक हो जाएगा 973, केरला हो जाएगा 1084 सबसे अधिक होगा, है ना। दमन और दीव की बात करते हैं तो आपका 618 सबसे कम, बिहार आपका 918। भारत का लिंगानुपात जो है 943। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य की बात करते हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर जो है 889, सिक्किम 890, पंजाब जो है 895 और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 912 होगा। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केरल जो है आपका 1084, पुडुचेरी आपका 1037, तमिलनाडु जो है 996, आंध्र प्रदेश जो है 943, छत्तीसगढ़ जो है आपका 941 हो जाएगा। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है 993 है। अगला हमारा है लूसी दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो ये आपको जगह इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप खंडमप पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, जैसे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे पहला हम देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके मुख से हमेशा धुआं जैसे वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी अवस्थिति किलायू मोना लोवा जो है हवाई द्वीप अमेरिका, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट इरेबस की बात करते हैं तो अंटार्कटिका हो जाएगा, बैरन द्वीप की बात करते हैं अंडमान, और ओजोस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना चिली सीमा पर, ट्रायम्बोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एटना की बात करते हैं तो सिसिली इटली में स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये मांग नहीं थी। देखिए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में किया गया था। 1869 में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो है महादेव गोविंद रानडे को जाता है। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जो है जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई थी। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित भी किया था। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, विश्व यानी भारत जो है विश्व का तीसरा बड़ा, है ना, सबसे जो है बड़ा तेल आयातक है तीसरा। अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है तथा चीन दूसरा देश है। देश में 13 बड़े और 139 छोटे जो है बंदरगाह स्थित हैं। कांडला यानी वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार और क्षेत्र स्थापित किया है। अगला है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 14वें। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 ईस्वी में 25 जुलाई
2017 से तक है। भारत के 15वें वर्तमान राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। इन्होंने जो है 25 जुलाई 2022 से लेकर के शपथ ग्रहण किया है। अगला हमारा है, देखिए सिंधु स्थल और स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए स्थल यानी लोथल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब, राखीगढ़ी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा, और कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान हो जाएगा। आप इसको मिलान करिएगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 जो है आपका सही होगा। देखिए बोला कि लोथल भोगवा नदी तट पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल शहर था। इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान, देखिए बोला कि भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार जो है प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं, यानी गलत हमारा क्या है। देखिए वह अनंत समय के लिए जो है किया जाता है, यही गलत है। इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। देखिए भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है और यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार जो है काम करता है। पेटेंट एक अधिकार है, यह किसी व्यक्ति या फिर संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा है ना, किसी बिल्कुल नई सेवा मतलब तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या फिर डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं कर सके। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 से बनाकर 1970 में बना और इसे जो है 1972 में लागू यानी प्रभावी किया गया। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर। देखिए इसके दाईं ओर सहायक नदी की बात करते हैं तो सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता और पुथीमारी और भरेली है। इसके बाईं ओर सहायक नदी की बात करते हैं लोहित है, दिबांग या फिर सिकांग, बरही, बूढ़ी, दिहिंग, धनश्री एवं बराक आदि है। लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली असम में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी ताइवान नहीं लगता है। देखिए चीनी गणराज्य या फिर ताइवान पूर्वी एशिया का एक देश है। यह ताइवान द्वीप तथा कुछ अन्य द्वीपों से मिलकर बना है। ताइवान की राजधानी की बात करते हैं तो ताइपे है। चीन से लगने वाले भारतीय राज्य जैसे केंद्रशासित प्रदेश सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लद्दाख है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा राज्य निम्नलिखित बात करते हैं निम्नतः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। अंडमान और निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, अच्छे से याद रखिएगा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आंसर हो जाएगा आंद्रे अजोबे, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में को हुआ है। इस सदस्य जो है देश 194 हैं। यूनेस्को के निम्न उद्देश्य की बात करते हैं तो सभी के लिए आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें जो है उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। अगला है, किसी राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स है ना, तो 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रणब मुखर्जी, बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर आपका ABC, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य ही एक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दलों लोगों के हारने की संभावना ज़्यादा हो रहती है।
लोकतंत्र में प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, अर्थात प्रत्येक मूल्य का बराबर होता है मत। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है या फिर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन और यूरोपीय संघ यानी यूरो हो जाएगा। देखिए, विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश जैसे अमेरिका 70.46, जापान जो है आपका 6.48, चीन जो है 6.41, भारत की बात करते हैं 2.76, भारत का 8वां स्थान है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। ऐसे स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है, जैसे जातीय बहुतायता, वहाँ कम से कम 0.5 या फिर 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हैं, 70% प्राथमिक वनस्पतियां जो है नष्ट हो चुकी हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नॉर्मन मैर्स ने 1988 में किया था। भारत में कुल 3 हॉटस्पॉट हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो ये आपको जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। इस कारण से इसको रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है और यह रक्त के थ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन के का स्रोत जो है हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर और अंडों की जर्दी या फिर पनीर है। रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया है। रुधिर के जमने के प्रमुख चरण निम्न, जैसे सामान्यतः रुधिर वाहिनी नहीं जमता है, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका में रक्त बहने लगता है तब उसमें जो है उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्राव करती है। छत ऊतक प्लस प्लेटलेट्स बराबर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव हो जाएगा। अगला है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम लोएस मृदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है उसको जो है लोएस का मैदान कहा जाता है। यह उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदाएं जो है उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर विस्तृत है, याद रखिएगा। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। और बलुई मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल एवं भूरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और आम्भिया ने तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, तो ये आपका सही दिया गया। इसको पढ़ते हैं। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। इसी विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 BC में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए भारत आया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पेरिस का सामना करना पड़ा। इससे जो है सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे जो है बढ़ने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है रचयिता कौन है, तो यह है आपके रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो आंसर आपको हो जाएगा बीहू, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा जो है आपका बनाया गया था दोस्तों, तो ये बनाया गया था, आप देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह। नौजवान भारत सभा का गठन जो है भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल और न्योयिको ने पंजाब में किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो आपका पर्यटन एवं सतत विकास हो जाएगा, ए सही होगा। देखिए 2023 में याद रखिएगा 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष एवं शांति की गारंटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संवाद वर्ष
2024 की बात करते हैं तो कैडमिल्ड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 25 की बात करते हैं ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला हमारा किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो ये आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर होगा। अल बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। अल बरूनी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचारू ने अल बरूनी इंडिया, है ना, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण के उद्धृत किया गया है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना किया था। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया है। इनमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। तारा सिखो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा सिखों को हराकर जेल भेज दिया था। दारा सिखों की पहली पुस्तक जो है आपका सफीनात उल औलिया है। अन्य रचना की बात करते हैं सिर अकबर महान रहस्य था, जो उपनिषदों के 50 अध्यायों का अनुवाद था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, तो ये आपको जगह इक्विटॉस लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। धारणीय विकास की संकल्पना किससे जो है संबंधित है, तो ये आपका है अंतरपीढ़ीय साम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। जैसे ब्रह्मचर्य की बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य जो है आपको जगह 25 वर्ष हो जाएगा। गृहस्थ की बात करते हैं तो गृहस्थ आपका हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 और संन्यास जो है आपका 75 से 100 हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी डी, यानी संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल और वॉच। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिससे लचीलेदार या फिर लचीला बनाया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग जो है ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने में किया जाता है। और बैटरी ऊर्जा भंडारण जो है प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ऊर्जा भंडारण के सामान्य उदाहरण जो है जैसे रिचार्जेबल बैटरी, जिसका प्रयोग हम मोबाइल फोन में करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसका उपयोग मोटरों में, छत के पंखों, कूलर की मोटर आदि में होता है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं और अपने अपने सेक्टरों की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर की सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती हैं। इस प्रकार की कंपनियों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती हैं। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है। लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार आदि होता है। अगला प्रश्न है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ या फिर प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत जो है सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है किया गया था। और यह व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक यानी क्षेत्रफल लगभग की बात करते हैं तो 51% यानी भूभाग पर लागू हुई है। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 1820-27 में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना था तब उसको जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की जो है शर्तें तय किया गया था। लगान की शर्तें जो है अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा आपका आग्नेय चट्टान नहीं है,
तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यानी सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। क्ले या फिर सेल जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमने से होता है। इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण जैसे निम्न जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पिच स्टोन और प्यूमिस आदि आपका हो जाएगा। अवसादी चट्टान की बात करते हैं तो चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसलिए इसे जो है परतदार चट्टान कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल जो है इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसी प्रकार की चट्टानों में। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आपको कागज का जलना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म जो है मूल पदार्थ से पूर्णतः जो है भिन्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा यानी 100 Gbps तकनीकी आधारित अतः समुद्री प्रणाली जो है आरंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा यह किया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष या फिर सदस्य होते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सुझाव देना है। आगे प्रश्न है कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों को शामिल करने की योजना है? तो ये आपको हो जाएगा खड़गपुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा खड़गपुर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के जो कि मगेलांग नगर में स्थित है। इसका निर्माण जो है 750 से 854 के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकुरवाट यानी कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विष्णु का है। अगला कि हड़प्पा स्थल जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा रावी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए हड़प्पा स्थल की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस स्थल से जो है अन्नगार एवं बैलगाड़ी आदि जो है प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर के अधिकांश भाग की खोज जो है रेलवे लाइन निर्माण के कारण जो है हो सकता है। सरस्वती नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बस्तियां जो है सरस्वती नदी किनारे बसे होने का जो है प्रमाण मिला है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा जाता है या फिर कहा गया है। सरस्वती नदी को जो है इसकी श्रेष्ठता के कारण जो है नदियों की माँ या फिर नदीतमा कहा गया है। माँ यानी नदीतमा कहा गया है। अगला प्रश्न है KNO2 इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो आपका पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं यानी हमारा गलत क्या है? देखिए फंगस की बात करते हैं तो सोपोसी गलत हो जाएगा। बाकी सैंडलवुड जो है आपका आंशिक मूल परजीवी और कस्क्यूटा जो है आपका परजीवी, नेफंथीज जो है ये आपका मांसाहारी हो जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों इसको समझिएगा कि परजीवी पादप अपना भोजन के लिए या पूर्ण या फिर आंशिक रूप से अन्य पादपों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें जो है परजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे जीवों को आधार बनाकर जीवित रहने वाला पौधा या फिर प्राणी आते हैं। अमरबेल एक लता है, यह प्रायः बबुल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। अगला हमारा है कि स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल एवं कुछ जीवाणु तथा अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार से पोषण करने वाले जीव जो है स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक मूल परजीवी, देखिए चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है जो दूसरे पौधों के मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का जो है अवशोषण करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए, वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक में सम्मिश्रण है, जिसमें जो है नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03%, आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु जो है प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक जैसे भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 आदि है। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक इस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि हैं। अगला हमारा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM कणिकीय पदार्थ और SPM निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए जो है आरंभ किया है? तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का आरंभ या फिर शुभारंभ किया गया था। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 91 पे। देखिए 91 बोला कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व जो है उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 91 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं सुमन कुमार बेरी तथा CEO जो है BVR सुब्रमण्यम। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला मास आपका होता है चैत्र, ऑप्शन नंबर डी। 22 मार्च 1957 से सरकारी परियोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना जो है चैत्र का है, वह अंतिम माह की बात करते हैं तो फाल्गुन है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 बोला है कि मानव रक्त में pH सामान्यतः जो है या फिर साधारणतः जो है कितना होता है pH मान? तो 9.5 से लेकर के 8.0 है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो यह है दोस्तों रघुराम राजन जी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के ये 23वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 13 से लेकर के 16 तक था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों में गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति दो कारण से उत्पन्न होता है, जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग से अधिक वृद्धि के कारण जो है जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण जो है उत्पन्न होती है। अगला है तेज क्या है? दोस्तों तेज की बात करते हैं तो आपका डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। जैसे अभी देखेंगे तो गूगल पे है, तो गूगल पे का जो पहले नाम था आपका तेज ऐप था, अब उसी को चेंज करके गूगल पे कर दिया गया। देखिए गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए जो है UTS ऐप का प्रयोग किया जाता है। आरक्षित टिकट बुकिंग जो है IRCTC द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज खान का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ए सही होगा। देखिए चंगेज खान एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने जो अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश सरकी वंश का था एवं इलबरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ये सब पॉइंट। आगे प्रश्न है कि NAFTA के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको, ये सही आंसर हो जाएगा।
देखिए, इसे जो है अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाता है। यह समझौता जो है 1 जनवरी 1994 से आपका लागू हुआ था। नाफ्टा द्वारा तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया था। अगला है कि इसमें तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया था। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधित काफी सुगम जो है निगम बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की घोषणा करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार। विभिन्न वादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा किया है, जैसे जीवन रक्षा अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा एवं अधिकार है ना, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए, वैसे सही क्या करना है आपके सामने ही आंसर था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो आपका बीपीएससी का जो है एक अलग चैनल बनाने का कोशिश हो रहा है कि एक अलग चैनल बनाया जाए, और वहाँ पर जो है आपका बीपीएससी से संबंधित जो भी आपका सेट्स वगैरह है वहाँ पर भी दिया जाए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।